इकोनॉमिक्स या कहें अर्थशास्त्र, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? अक्सर मुश्किल से चार्ट्स, बड़े बड़े आंकड़े, है ना? लेकिन सच कहूं तो ये असल में हमारी दुनिया को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। हम रोज जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं, वहां से लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरों तक, सब कुछ कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा है। तो चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल, ऐसा तो हम सबके साथ होता है। वो नया वाला फ़ोन भी चाहिए, दोस्तों के साथ घूमने भी जाना है, शायद एक नई गाड़ी का भी सपना है। हमारी चाहतें, हमारी ख्वाहिशें तो अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन हमारे संसाधन, मतलब हमारा पैसा और हमारा वक्त, वो तो लिमिटेड है। इकोनॉमिक्स की पूरी कहानी बस इसी एक कश्मकश से शुरू होती है। तो इसका जवाब है चुनाव। जी हाँ, इकोनॉमिक्स असल में सही चुनाव करने का विज्ञान है। ये हमें समझाता है कि कोई एक इंसान हो, कोई कंपनी हो या फिर पूरी की पूरी सरकार, हर कोई इस सीधी सी सच्चाई का सामना कैसे करता है कि हमारे पास सब कुछ पाने के लिए सब कुछ नहीं है, हमें चुनना पड़ता है। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए आइए पहले जूम इन करते हैं और कहानी के सबसे छोटे किरदारों को समझते हैं, मतलब हम और आप जैसे लोग और छोटी बड़ी कंपनियां। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए पूरी इकोनॉमी एक जंगल है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उस जंगल में किसी एक पेड़ की सेहत को देख रहा है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे के पूरे जंगल के हाल पर नजर रखता है। एक तरफ हम ये समझते हैं कि किसी एक चीज की कीमत क्यों बढ़ी, तो दूसरी तरफ पूरे देश में बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों को देखते हैं। बाजार का सारा खेल असल में एक तराजू पर टिका है। एक पलड़े में है मांग यानी डिमांड, मतलब हम क्या और कितना खरीदना चाहते हैं, और दूसरे पलड़े में है आपूर्ति यानी सप्लाई, कि बाजार में वो चीज़ कितनी उपलब्ध है। जब ये दोनों पलड़े संतुलन में आते हैं ना, तो किसी भी चीज़ की कीमत तय हो जाती है। यही वो जादुई सिस्टम है जो बाजार को चलाता है। और ये सब काम कैसे करता है? इसके पीछे ना बड़े ही सिंपल से सिद्धांत है। देखिए, जैसे ही हमें कोई फायदा या प्रोत्साहन दिखता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है। एक ग्राहक के तौर पर हम हमेशा कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि चाहते हैं। वहीं एक कंपनी हमेशा कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहती है। बस इन दोनों की इसी खींचतान से बाजार में एक संतुलन बन जाता है। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं। एक एक पेड़ को देखने के बाद अब उस पूरे जंगल यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये तस्वीर बड़ी कमाल की है। ये दिखाती है कि पैसा कभी एक जगह रुकता ही नहीं, वो बस घूमता रहता है। परिवार कंपनियों में काम करके कमाते हैं और फिर वही पैसा कंपनियों का सामान खरीदने में खर्च कर देते हैं। सरकार हमसे टैक्स लेती है और फिर उसे सड़कों और स्कूलों पर खर्च करती है। मतलब किसी एक का खर्च हमेशा किसी दूसरे की कमाई बनता है। सब कुछ एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि किसी देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही है या नहीं, ये पता कैसे चलता है? जैसे एक डॉक्टर हमारी सेहत नापने के लिए थर्मामीटर या ब्लड प्रेशर मशीन का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक वैसे ही अर्थशास्त्री कुछ खास इंडिकेटर्स यानी संकेतकों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी है जीडीपी। इसे किसी देश की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड समझिए। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि देश में ज्यादा सामान बन रहा है, ज्यादा सेवाएं दी जा रही हैं और अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है। दूसरा बड़ा संकेतक है बेरोजगारी दर। ये बताता है कि देश के कितने लोग काम करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा है। जाहिर सी बात है, ये दर जितनी कम हो, इकोनॉमी के लिए उतना ही अच्छा है। इसका मतलब है कि देश अपने लोगों की क्षमता का सही इस्तेमाल कर पा रहा है। और तीसरा है सीपीआई, जिसे हम सब अपनी आम भाषा में महंगाई की दर भी कहते हैं। ये हमें बताता है कि हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे आटा, दाल से लेकर पेट्रोल तक समय के साथ कितनी महंगी हो रही हैं। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि हमारी जेब पर कितना बोझ बढ़ रहा है। हमने सिद्धांत तो समझ लिए, पर असल दुनिया में अलग अलग देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चलाते कैसे हैं? हर किसी का अपना अलग तरीका होता है, अपनी अलग नियमों की किताब होती है। आइए इन अलग अलग सिस्टम्स को देखते हैं।
मोटे तौर पर देखें तो 4 तरह के सिस्टम होते हैं। कुछ पुराने समाजों की तरह परंपराओं और रिवाजों पर चलते हैं, कुछ में सरकार ही सब कुछ तय करती है कि क्या बनेगा, कितना बनेगा, कुछ पूरी तरह से बाजार पर निर्भर होते हैं। लेकिन आज दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित हैं, मतलब जहां बाजार की आज़ादी भी है और सरकार का जरूरी नियंत्रण भी, दोनों का एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। और हाँ, बाजार वाले सिस्टम में भी बड़ी वैरायटी होती है। कहीं कहीं एक ही चीज बेचने वाली सैकड़ों छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, जहां जबरदस्त कंपटीशन होता है। तो कहीं कहीं पूरे बाजार पर सिर्फ एक ही बड़ी कंपनी का राज होता है, जिसे हम एकाधिकार या मोनोपोली कहते हैं। अब तक हमने जो भी मूल बातें समझी हैं, चलिए उन्हें आज की आधुनिक और आपस में जुड़ी हुई दुनिया के चश्मे से देखते हैं कि आखिर कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो आज की अर्थव्यवस्था को चला रही हैं। आज के दौर में किसी भी देश की सबसे बड़ी दौलत उसकी जमीन या उसकी फैक्ट्रियां नहीं है, बल्कि उसके लोगों का ज्ञान और उनके आइडियाज हैं। हम एक ऐसी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं जहां एक सॉफ्टवेयर का कोड या एक नया साइंटिफिक आविष्कार बड़ी बड़ी मशीनों से कहीं ज्यादा कीमती हो सकता है। पहले जोर बड़ी बड़ी इमारतें और फैक्ट्रियां बनाने पर था, अब जोर इंसानी दिमाग और नई सोच को बढ़ावा देने पर है। आज की लड़ाई स्टील और कंक्रीट की नहीं, बल्कि इनोवेशन और स्किल्स की है। असली ताकत अब ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी में है। और इस नई दुनिया की एक और बहुत बड़ी हकीकत है ग्लोबलाइजेशन, जिसने पूरी दुनिया को एक बड़ा सा बाजार बना दिया है। इसका एक बहुत बड़ा इंजन है FDI, यानी जब एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर सीधे निवेश करती है। FDI का मतलब सिर्फ पैसा आना नहीं होता। जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश में निवेश करती है तो वो अपने साथ साथ नई टेक्नोलॉजी, काम करने के बेहतर तरीके और नए स्किल्स भी लाती है। इससे वहाँ के लोगों के लिए रोजगार पैदा होता है और लोकल इकोनॉमी को दुनिया से जोड़ने का एक बड़ा मौका मिलता है। तो घूम फिर कर हम वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था, चुनाव पर, चॉइसेस पर। हम सब जानते हैं कि हमारी ज़रूरतें और हमारी ख्वाहिशें हमेशा रहेंगी, लेकिन इस तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हमारे आज के चुनाव ही ये तय करेंगे कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि हम एक व्यक्ति, एक समाज और एक देश के तौर पर क्या चुनते हैं।